की तस्वीरें सामने आई है, जहां तालिबान के लड़ाकू दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। देश छोड़ने के बाद जारी पहले बयान में उन्होंने कहा कि खून खराबे से बचने के लिए उन्होंने देश छोड़ा है। अफगानिस्तान के मंत्री और सांसद भी काबुल छोड़कर भाग गए हैं। बड़ी खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसा है तालिबान। जिस बात का डर था, अब वही खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फायरिंग हो रही है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो अफगानिस्तान से है। तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुस गए। तालिबानियों और सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण पर बातचीत चल रही है कि भारत सरकार राजनयिकों को काबुल से वापस लाने पर विचार कर रही है। 15 अगस्त को जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पे तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर यूनाइटेड अरब अमीरात में शरण लिए हैं। लेकिन अब तालिबान के शासन में अफगानिस्तान कैसा होगा? तालिबान के हाथों में इस देश का क्या भविष्य होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तालिबान ने सत्ता हासिल करते ही अफगानिस्तान का नाम और झंडा चेंज कर दिया और नई सरकार स्थापित करने जा रहा है। अभी विशेषज्ञों में भी मतभेद है कि तालिबान अफगानिस्तान को कैसे शासन करेगा। तालिबान अपने वॉरलॉर्ड्स और फाइटर्स को सरकार में कैसे शामिल करेगा। सरकार में रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट को कितना पावर दिया जाएगा और माइनॉरिटीज के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। वुमेन को कितना राइट्स मिलेगा। वैसे तालिबान ने कहा है कि वो सभी माइनॉरिटीज और सभी फैक्शंस को साथ में लेके सरकार चलाएगा, पर फिर प्रश्न वही रहता है कि तालिबान पे कितना भरोसा किया जाए। 2010 से 17 के बीच यूएस के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस रह चुके जिम क्लैपर के अनुसार अफगानिस्तान में अभी आने वाले दिनों में और भी अराजकता फैलने वाली है और तालिबान अभी देश चलाने के लिए सक्षम नहीं है। तालिबान के अंदर गुटबाजी उभरने लगेगी और जिससे पूरे देश में एक समान शासन नहीं होगा। कुछ जगह सख्त शरिया लॉ लागू होगा, जबकि अन्य जगह में उतना सख्ती से लागू नहीं हो पाएगा। अगर हम अफगानिस्तान की डेमोग्राफी देखें तो अफगानिस्तान कई सारे एथनिक ग्रुप्स में बटा हुआ है। उसमें 42% पश्तून, 27% तजिक, 9% हजारा, 9% उज़्बेक, 4% अयमक, 3% तुर्कमेन और 2% बलूच है। और तालिबान पश्तून एथनिसिटी से आता है, जिनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। और अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि नॉर्थ में नॉर्दर्न अलायंस फिर से खड़ा हो रहा है और तालिबान को चैलेंज कर रहा है, जो कि तजिक एथनिसिटी का ग्रुप है और जिसकी ज़्यादातर आबादी अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड में रहती है, जहां से तालिबान को चैलेंज किया जा रहा है। अगर इस अलायंस को बाकी कंट्रीज ने सपोर्ट दे दिया तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे और पूरे रीजन में बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है, जिसका असर भारत पे भी होगा। पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में वुमेन्स राइट में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। महिलाओं की आवाजाही पर कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही महिलाओं को बुर्का पहनना कानूनी रूप से आवश्यक है। 2003 में बने कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को राइट्स दिए। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने अफगानिस्तान की संसद की 250 सीटों में से 27% सीट वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई। पिछले साल अफगानिस्तान में 35 लाख गर्ल स्टूडेंट थी और अफगानिस्तान की वर्क फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन 22% है और उसमें पॉलिटिक्स, जुडिशरी और मिलिट्री जैसे पद भी शामिल है। एज ऑफ अप्रैल 2021 अफगानिस्तान में 200 से भी ज़्यादा फीमेल जज है और 4000 से भी ज़्यादा फीमेल्स लॉ एनफोर्समेंट में काम कर रही है। तालिबान का कहना है कि वो वुमेन को काम करने की अनुमति देगा और सरकार में भी शामिल करेगा, जो कि शरिया लॉ के अंदर होगा, और बच्चियों को स्कूल जाने की भी परमिशन देगा। पर एक्सपर्ट का मानना है कि तालिबान का शासन वैसा ही होगा जैसा 90s में था। बैरी पवेल, जो 2008 से 10 के बीच नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर फॉर डिफेंस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी रह चुके हैं, उनका कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि तालिबान अपना दृष्टिकोण और कोर एथोस को बदलेगा।
हमें 2021 के तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान से उसी तरह की उम्मीद करनी चाहिए जैसा कि हमने 1990 के संस्करण से किया था। इसका अर्थ है कि अफगानिस्तान पर शासन करने के लिए तालिबान का वही मिडेवल अप्रोच होगा जो 90s में था, जिसमें वुमन और गर्ल्स को कोई राइट्स नहीं थे और पब्लिक एग्जीक्यूशन आम बात थी। तालिबान के पावर में आने से रेडिकलाइजेशन को और बल मिलेगा। तालिबान पूरे विश्व में शरिया लॉ लागू करना चाहता है और उसे लागू करने के लिए वो अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और आईसिस जैसे इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स को अपनी टेरिटरी में शरण दे सकता है, जो कि पूरे विश्व में एक मैग्नेट की तरह उभर सकता है, जहां सभी देशों से मुजाहिदीन अफगानिस्तान में इन ग्रुप्स में भर्ती होने के लिए आकर्षित होंगे। जैसी सिचुएशन 2014 से 17 के बीच आईसिस के उभार के समय देखी गई थी, जब यूके, फ्रांस, यूएस, जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश और भारत में से भी कई लड़के मुजाहिदीन बनने के लिए आईसिस में भर्ती होने के लिए सीरिया गए थे। और ऐसी सिचुएशन भारत में आने वाले समय में और भी बड़ी विशाल प्रमाण में हो सकती है। भारत में से भी कई लोग इन ग्रुप्स में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान जा सकते हैं। इसके कारण पूरे वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में रेडिकलाइजेशन बढ़ सकता है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। ड्रग कार्टेल, ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तालिबान ड्रग्स बेच के ही अपना संगठन चलाता है। पर कोई इंडियन मीडिया इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा, शायद इसमें उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि तालिबान के पास हथियार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इसका जवाब है ड्रग्स। अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन होता है, जिसे तालिबान गोल्डन क्रीसेंट के रूट से पाकिस्तान के जरिए भारत में बेचता है। और भारत की पोजीशन वर्ल्ड के दो बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग रूट गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीचों बीच है, जिसके कारण हमारे बॉर्डर एरियाज में ड्रग्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। तालिबान के पावर में आने से अब ओपियम की सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे बॉर्डर एरियाज में, खास करके पंजाब में, ड्रग्स की समस्या और भी विकट बनने वाली है। अभी के समय दुनिया के ज़्यादातर देशों के बीच सबसे बड़ा चैलेंज अपने डिप्लोमेट और एम्बेसीज में काम करने वाले स्टाफ को बाहर निकालना है। अफगानिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस को समझने के लिए हमें रेफ्यूजीज को 5 कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज में काम करने वाला स्टाफ, जिनको निकालने के लिए सभी देश अपने अपने मिशन चला रहे हैं और भारत ने भी अपनी आर्मी की मदद से अपने डिप्लोमेट्स और स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है और अभी भी ये मिशन चालू है। दूसरे हैं वो जो अफगानिस्तान में काम करने के लिए गए हैं, उसके लिए भी कंट्रीज रेस्क्यू मिशन चला रही है। भारत के भी कुछ लोग काबुल में फंसे हैं और वो भारत सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। और फिर आते हैं यूएस अलाइज, जो कि अफगान नेशनल है और जिन्होंने 20 साल में तालिबान से लड़ने के लिए यूएस आर्मी की मदद की। उनको भी इवैक्यूएट करने के लिए यूएस अपने एयरफोर्स को भेज रहा है। अफगान अलाइज को टेम्पररी रीलोकेट करने के लिए यूएस अन्य देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है और एग्रीमेंट्स करने का प्रयास कर रहा है। और फिर आते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो कि गिने चुने हिंदूज और सिख अफगानिस्तान में है। उनको निकालने के लिए भी भारत सरकार ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और सरकार का प्लान है कि सभी को भारत में शरण दी जाए। और लास्ट में आते हैं अफगान नेशनल, जो कि तालिबान के शासन से बचने के लिए अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं। सभी कंट्रीज़ के लिए ये लोग लिस्ट प्रायोरिटीज़ में आते हैं, इसलिए आप प्लेन में लटकने वाले सीन्स देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा यही लोग सफ़र कर रहे हैं। एनी फॉर्जाइमर, जो कि 2017-18 के दौरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रह चुकी है यूएस एम्बेसी काबुल में, उनका कहना है कि दुर्भाग्यवश से हम मानवीय स्तर पर केवल एक संकट से दूसरे संकट में जाने की उम्मीद कर सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, ऊपर से अफगानिस्तान में अकाल का भी भय है और उसकी वजह से फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, जो कि भूखमरी की हालत पैदा कर सकता है। अफगानिस्तान में हजारों की संख्या में लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीधे तौर पर जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके ऐसा वातावरण नहीं है।
और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा होने की संभावना है। चाइना, पाकिस्तान और रशिया तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, पर वेस्टर्न कंट्रीज तालिबानी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर रही है। लेकिन उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की लाइन ओपन रखी है। लेकिन भारत सरकार ने अभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया है और अब तो बातचीत करने के लिए भी देर हो चुकी है। वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपडेट डालता रहता हूँ। दोनों अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।